आदाब, मैं मुज़म्मिल हुसैन। आप देख रहे हैं न्यूज़ इन खबर। इस वक्त जो शख्सियत हमारे सामने बैठी हुई है उनको आलम खान के नाम से जानते हैं। फारबिसगंज विधानसभा से इस बार चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं फारबिसगंज और वहाँ की समस्याओं के बारे में। अब इनके सियासी सफ़र का आगाज़ किस तरह से हुआ। आलम साहब, अब ये बताइए कि आपका सियासी सफ़र कहाँ से आगाज़ किया? फारबिसगंज से सियासी तो हम शुरू में कांग्रेस में थे। तकरीबन 35 साल मैं कांग्रेस में रहा। उसके बाद मैं समाजवादी विचारधारा में आया, समाजवादी पार्टी में रहा। तकरीबन 10 साल से मैं उसमें था। अभी फ़िलहाल समाजवादी पार्टी जो है बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है, इसलिए मैं अभी राष्ट्रीय जनता दल भी से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ फारबिसगंज विधानसभा से। वहाँ जो है जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, आज वहाँ न किसी तरीके का विकास है, न कोई रोड है, और सारी समस्या वहाँ जनता की जो समस्या है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैंने अपने आप में फैसला किया कि मैं फारबिसगंज विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। तो अभी जो वहाँ बीजेपी के सिटिंग विधायक जी, तो और इससे पहले भी लोग रहे होंगे जी, तो उन लोगों ने क्या किया, किस तरह से डेवलपमेंट नहीं कर पाए? किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर फारबिसगंज से पूरब चले तो कोई न रास्ता है, न तो कोई यहाँ तक है कि बाइक तो दूर गई, साइकिल से जाना दुर्लभ है, पैदल चलना दुर्लभ है। बाढ़ की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, और आज तक जो यहाँ की सरकार है उन्होंने आज तक किसी चीज़ को देखने का काम नहीं किया, ना वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने देखने का काम किया। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप जीत करके आते हैं तो सबसे पहले आप किन चीज़ काम करना पसंद करें? सबसे पहले तो वहाँ जो है सड़क का, ग्रामीण लोगों का जो मुद्दा है, और हमारे परमान नदी की जो बांध टूटी हुई है 2008 में जो टूटी है, जो आज तक वो बांध नहीं बनी है। थोड़ा सा पानी बढ़ने के बाद सैकड़ों गांव उसमें डूब जाता है। ये समस्या को देखने वाला आज तक कोई नहीं है। सबसे पहला मेरा काम होगा उस बांध को बनवाना, दूसरा उस इलाके की सड़क का निर्माण करना। ये सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा, और किसान की जो समस्या है उसके ऊपर जो भी होगा मैं लड़ूंगा और करवाऊंगा। ये बताइए कि वहाँ का समीकरण, फारबिसगंज का समीकरण क्या होता है, किस तरह से लोग वहाँ जो है गोलबंद हो जाते हैं? वहाँ देखिए, एक तरफ तो भाजपा के लोग हैं, दूसरी तरफ जो है हमारे गठबंधन की जो मजबूती इस बार वहाँ है। तो ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ इस बार गठबंधन की जो है सरकार बनेगी, वहाँ के विधायक जीतेंगे, और निश्चित तौर पे वहाँ से जीत के आएंगे। मुस्लिम की क्या स्थिति है आपके फारबिसगंज? मुस्लिम की स्थिति तो हमारे यहाँ इस बार जो है बिल्कुल सही है, और एक तरफा जहाँ भी जाएंगे एक तरफा जाएंगे। इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। कोई भी कोई दल जो भी बोले वो करना उसका लिए गलत नहीं, मैं स्थिति का मतलब कि जैसे मुस्लिम में तालीमों का रुझान या उसको तालीम को फ़रोग़ देने के लिए वहाँ क्या कोई तंजीम या पॉलिटिकल वहाँ लोग अप्रोच कर रहे हैं इस तरह की काम? इस तरीके का किसी पॉलिटिकल ने आज तक कोई अप्रोच नहीं किया। ना तालीम के ऊपर, शिक्षा का वहाँ सारा चीज़ ही ध्वस्त पड़ा हुआ है। ना कोई देखने वाला है, ना कोई बोलने वाला है। वहाँ पर ये समस्या है। अगर आप मुस्लिम मतदाताओं के सामने जाएंगे तो उनको किस तरह दिखाने की कोशिश करें? उसमें तो सबसे पहली बात है, मुस्लिम मतदाता सबसे पहली बात है कि अशिक्षित है। उनको रुझाना कि अब बात नहीं रह गई। तकरीबन लोगों में सारी जागरूकता आ चुकी है, मुसलमानों में भी, वहाँ के मुस्लिम वोटरों में भी, और अति पिछड़ों में भी, महादलितों में भी, दलितों में भी, सब में इतना अकल और शऊर आ चुका है कि वो अब उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनको किस तरफ जाना है उनको अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का माहौल वो हो चुका है हमारे फारबिसगंज क्षेत्र का, अररिया जिला में ये पोजीशन है हमारा। अक्सर देखने के लिए मिलता है कि सीमांचल में कभी कभी हालात बड़ी नाजुक है स्थिति में, तो इस पर आपका क्या? देखिए, हालात वहाँ जो है, हालात तो बहुत सारी आती है, लेकिन हालात का निदान करने वाले बहुत कम लोग हैं। जिस तरीके से बाढ़ की समस्या है ना, शिक्षा की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, इस पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं।
ये सब सारी समस्या हमारे है। अक्सर देखा गया है कि उस इलाके से अररिया ज़िला से आप हैं, तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। वहाँ कई विधानसभा ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम जीत करके भी आते हैं, जी। उसके बाद भी ऐसी स्थिति होना है, उस पर आपके क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो प्रतिनिधि को लोग चुन के भेजते हैं वो उस लायक नहीं हो, कमी इसीलिए हो। आज उस दल से इस दल में आ गए, उस दल से उस दल में चले गए, बस काम वही है उनका कि जैसा वहाँ कर रहे थे वैसा यहाँ भी आके कर रहे हैं, यही फर्क है। अगर अच्छे जनप्रतिनिधि होंगे तो अच्छा काम होगा, अच्छा विकास होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी और महंगाई पर क्या कहते हैं कि लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये अच्छा, आप वहाँ पॉलिटिकल बहुत लंबा सफ़र आपने किया है अररिया से। आपकी मुलाकात तस्लीमुद्दीन साहब से हुई, बिल्कुल हुई। व्यक्तिगत आप उनको किस तरह जाने? व्यक्तिगत तो उनसे अच्छा आज हमारे सीमांचल में कोई नेता ही जन्म नहीं लिया है, और शायद हो सकता है ऊपर वाला उसके जैसा कोई और भी उस धरती पे जन्म लेके आ जाए ताकि उसे इलाके का विकास हो, विकास। तो वैसा आलम खान भी हो सकते हैं अगर ये कुदरत ने चाहा, अगर सीट मिल गई तो फिर तो सिकंदर तस्लीमुद्दीन इंशाअल्लाह मैं जरूर बनूंगा। अभी वर्तमान सांसद जो आपको जी, उसके बारे में आप क्या राय है? भाई प्रदीप सिंह को तो कोई मतलब ही नहीं है, बस दिल्ली है, पटना है और क्या कहते हैं अररिया है। गांव इलाके देहात सुदूर इलाका जो पड़ता है, जब से जीत के आए कभी देखने तक के लिए नहीं गए कि कहाँ के आदमी डूब गए, ये बाढ़ में, ये कोरोना में, ये लॉकडाउन में, आज तक कभी चेहरा नहीं उनका लोगों ने देखा है कि हमारे अररिया जिला के सांसद जो है ये कहाँ रहते हैं। ये लोगों को आज तक पता नहीं चलता है वहाँ के लोगों। ये बताइए कि अभी की वर्तमान पॉलिटिक्स आप अपने आप को कहाँ फेंकते हैं? हम अपने आप के लिए फॉरबिसगंज क्षेत्र मेरा बहुत अच्छा है, मैं जनता से भी मिल चुका हूँ, गांव-गांव में दरवाजे घूम के आया हूँ, सभी से मेरी मुलाकात है, सभी का दुआ और आशीर्वाद मेरे साथ है। आपको नहीं लगता है कि आप भी मुस्लिम चेहरा होंगे और पार्टी वहाँ जो है, इससे ये है कि सेकुलर वोट नहीं मिलेगा जिससे बीजेपी को फायदा पहुँच सकता है? बीजेपी को देखिए, बीजेपी तो खुद खंडन हो चुकी है, हमारा वोट क्या बिखरेगा। आगे बीजेपी ने सारा कुछ तो दिखा ही दिया है कि हम हैं क्या, इसके बारे में ज़्यादा बोलना बेकार होगा, लेकिन सारी दुनिया जान रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब हरिजन आदिवासी से लेके जितने भी हमारे यहाँ जाति के लोग वो सब जान चुके हैं कि भाजपा ने हमारी जनता के लिए क्या किया है, ये सभी लोग जान रहे हैं, इसके बारे में बोलने की जरूरत भी नहीं मेरा क्या। अच्छा, ये बताइए कोरोना जो आया, कोरोना काल में लॉकडाउन, उसमें आपके इलाके आप जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ उस वक्त आपने किस तरह के हालात थे? हमने हालात तो ये देखा कि हमारी जनता जो है, जो क्या कहते हैं कि हरियाणा पंजाब दिल्ली हज़ारों लोग हमारे यहाँ पैदल पहुँचे हैं, कोई रिक्शा से पहुँचे हैं, कोई साइकिल से पहुँचे हैं, जिसको सरकारी मदद किसी तरीके की नहीं मिली है। और ये जो क्वारंटाइन जो सेंटर खोला गया था, स्कूलों में राहत देने के लिए किया था, तो सभी ने अपने घरों से खाया और कोई ये नहीं कह सकता कि वहाँ पे सरकारी खाना किसी को मिला हो। ये सारी बातें हैं हमारे साथ जो कोरोना काल में हुआ। आज लोग इतने मजबूर हैं, बिहार में बाढ़ की समस्या है, हमारे इलाके में बाढ़ की समस्या है, लेकिन वहाँ लोग खाने के लिए जब ये हो रहे हैं तो गरीब मजबूर जो हैं आज वो पलायन फिर चोरे छिपे बस में ये करके अपना दिल्ली पंजाब फिर इस कोरोना काल में जा रहे हैं मजबूरी के तहत। लेकिन किसी तरीके का कोई ये नहीं है। गरीबों को क्या 5 किलो अनाज दे देने से क्या गरीबों का पेट भर गया? ये 500 रुपया दे देने से क्या गरीबों का दिन कट गया वहाँ का? तो ये तो है यहाँ की सरकार का नीति। ठीक, ये बताइए कि आपने लालू काल को भी देखा 15 साल, और उससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, उसको भी आपने बहुत करीब से देखा।
अभी नीतीश, वर्तमान में नीतीश है। अब इन तीनों में आप बताएं कि जो भी काम हुआ है, बेहतर काम किसी ने? देखिए, सबसे बेहतर काम के मामले में एक बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के ज़माने में भी काम बहुत अच्छा हुआ। कांग्रेस के ज़माने में ये था कि लोगों को जो समस्या आती थी, सरकार तुरंत उसको सामना करते थे, उनकी जो समस्या होती थी उसका समाधान होता था। लालू जी के ज़माने में भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लालू जी के ज़माने में भी जो समस्याएं आती थी उनके भी ज़माने में हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये नीतीश जी के ज़माने में सिर्फ हवा ही है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ आलम खान साहब, जो फारबिसगंज विधानसभा से। उनका कहना है कि कांग्रेस और लालू के समय में बिहार में काम तो हुआ, अच्छे से काम हुआ, लेकिन नीतीश के ज़माने में जो भी काम हुए हैं वो हवाई काम हुए, सिर्फ कागज़ों पे ही दिखाई देते हैं, सरजमी पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता।